हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। आज से हम लोग, मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग जल्दी ही ये जो आने वाले लोअर पीसीएस हैं और भी जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे कैसे क्या पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले एनसीईआरटी से, बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो स्टार्ट किया है वो क्लास 6 की हिस्ट्री स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। पूरे 12 चैप्टर है 1 बाय 1 करके। तो आज 2 चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कि पहला चैप्टर होगा इतिहास जानने के स्रोत, फिर पाषाण काल। तो धीरे धीरे इसको मतलब 2 से 3 दिन में इसको पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। बस आपको करना क्या है कि बहुत अच्छे से बस सुनना है और कुछ करना नहीं है। पढ़े हो सब कुछ आप लोग, बस एक बार क्या होता है रिवीजन हम लोग को करना, क्विक रिवीजन करना है। तो क्विक रिवीजन हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे ताकि चीज़ें माइंड में सेट रहे। तो पहला जो चैप्टर है वो क्या है, इतिहास जानने के स्रोत। अगर आपको लेक्चर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये सीरीज़ हमें स्टार्ट मतलब कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पहले हिस्ट्री, फिर ऐसे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ऐसे सारे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो हम ये जानेंगे, पहला चैप्टर जो हमारा होगा वो है इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत। पहले इतिहास होता क्या है, पहले हम ये जानेंगे कि जो ये हिस्ट्री है, इतिहास है, वो है क्या। ये बेसिक से जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी को, स्टडी की जर्नी को, प्रिपरेशन जर्नी को, तो वो ज़रूर देखें इसको, क्योंकि बहुत ही बेसिक से बताएंगे चीज़ों को, क्या है, कैसे है, क्या चीज़ें हैं, सब कुछ सीखने को मिलेंगे। तो चलिए, क्या है पहला आपको टर्म ये समझना है कि इतिहास है क्या। इतिहास है क्या, तो इतिहास जो है वो हमारा जो पास्ट है, पास्ट मतलब जो बीता हुआ समय है, जो बीता हुआ समय है, और उस समय के जो लोग हैं उनको समझने और जानने का क्या है, एक साधन है। ये हमारा क्या कहता है, एनसीईआरटी हमारी यही लाइन कहती है कि हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के जो लोग हैं उनको समझने और जानने का क्या है, एक साधन है। अतीत में मतलब हमारे पास्ट में ऐसा युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे, तो उनके बारे में हमें कैसे जानकारी मिली। ऐसा तो लिख के छोड़ के नहीं गए कि भैया हम लिख के छोड़ के जा रहे हैं, आप लोग हमको समझना। तो उस टाइम ऐसा नहीं था कि लोग लिखना जानते थे, लोग लिखना नहीं जानते थे। वो अपने जीवन के विषय में हमें कैसे उनके बारे में जानकारी मिलती है, तो उनके द्वारा उन्होंने जो छोड़ी वस्तुएं हैं, जैसे मिट्टी का बर्तन है, ठीक है, मिट्टी के बर्तन हैं, खिलौने हैं, हथियार हैं, औजार हैं, इनके द्वारा हमें उनके विषय में, उनके जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। और ये हमें कैसे मिले, तो जो हम पुरातत्ववेत्ता हैं वो ज़मीन के अंदर से खोद करके इन सामानों को, इन वस्तुओं को प्राप्त किए। और इन्हीं सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने क्या किया, अतीत को यानी हमारे इतिहास को, हमारे पास्ट को क्या किया, 3 भागों में बांटा है। हमारे 3 भागों में मतलब इसको अतीत को 3 भागों में बांटा है। किसने, इतिहासकारों ने। पहला है पूर्व, इसको प्राक भी कहते हैं। पूर्व यानी पूर्व ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन बनेगा वहाँ मैं हाईलाइट कर दूंगी कि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये तीनों में डिफरेंस क्या है। अभी जो 6th की एनसीईआरटी उसी के हिसाब से हम लोग पढ़ें, फिर 7th के हिसाब से, फिर 8th के हिसाब से, ऐसे ऐसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जो पहला है प्राक ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल, ये इसको ऐसा समय माना जाता है जहाँ पर कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी, जहाँ पर कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी। पूर्व ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल, तो ऐसा समय, वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हैं। यहाँ पर क्या है, लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, क्लियर है ना दोनों टर्म, एकदम ध्यान रखिएगा। और ये आद्य ऐतिहासिक काल में ही हड़प्पा माना जाता है, क्लियर। फिर वहीं देखा जाए ऐतिहासिक काल, तो इस काल में
लिखित सामग्री से जानकारी मिली है और उसे पढ़ा भी गया है। ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है और उसे पढ़ा भी गया है। तो इन तीनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब मानव ने लिखना शुरू किया तब क्या उसे कागज़ का ज्ञान था? क्या कागज़ थे? नहीं, उस टाइम कागज़ नहीं थे। तब फिर उन्होंने कैसे लिखा? अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि तब उन्होंने कहाँ लिखा? वो उस टाइम कहाँ लिखते थे? ताड़पत्र होता था, भोजपत्र होता था, ताम्रपत्र, वहाँ पर लिखते थे। कभी कभी शिलाएँ होती थी। शिला मतलब पत्थर, स्तंभ, पत्थर की दीवार, मिट्टी, यहाँ पर भी लिखे जाते थे। तो इससे पता चला कि ये चीज़ें थी वहाँ पर। ठीक है, फिर क्या हुआ कि ये जो आरंभ में जो मानव था, मनुष्य था, वो अपनी भावनाओं को किससे? चित्र के माध्यम से चीज़ों पर उकेरते थे। फिर ये धीरे धीरे चित्र किसमें? संकेत में बदल गए। फिर ये संकेतों में बदल गए, संकेतों में, और संकेत में बदले तब जा कर के किसका आविष्कार हुआ? लिपि का आविष्कार हुआ। तो इसलिए कहा जाता है कि जो आरंभिक लिपियाँ थीं वो कैसी रहीं? चित्रात्मक रहीं। आरंभिक लिपियाँ कैसी रहीं? चित्रात्मक रहीं। इसको कहते हैं पिक्टोग्राफिक। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कैसी आरंभिक लिपियाँ कैसी थी, किस तरह की थी? तो पिक्टोग्राफिक या चित्रात्मक थी। ठीक है, जैसे देखा जाए चीनी लिपि, सैंधो लिपि, मिश्र लिपि, ये सब कैसी पाई गई हैं? पिक्टोग्राफिक पाई। तो क्वेश्चन पूछता है हड़प्पा लिपि किस तरह की है? तो पिक्टोग्राफिक है, चित्रात्मक है। क्लियर? लेकिन जो हम लोग पढ़ते हैं इस समय वो कैसी लिपि पढ़ते हैं? देवनागरी लिपि पढ़ते हैं। कैसी लिपि पढ़ते हैं? देवनागरी लिपि पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि इतिहास को जानने के साधन कौन कौन से हैं? तो इतिहास को जानने के बहुत सारे साधन मिले हैं, जिसमें हम जानेंगे पहला है पुरातात्विक। पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत में हमें क्या क्या मिलेगा? अभिलेख मिलेगा। अभिलेख हैं, इसमें सिक्के हैं, मुहर हैं, सिक्के, मुहर, ठीक है, स्तूप है। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्कों से, मुहरों से, और क्या कहते हैं, स्तूपों से। तो अभिलेख में देखा जाए तो सबसे जो इम्पोर्टेंट अभिलेख माना जाता है अशोक का रुम्मनदेही अभिलेख है। तो ये पूछ लेता है कि अभिलेख जो है ये रुम्मनदेही अभिलेख किसका है? तो अशोक का अभिलेख है। जो कहाँ से प्राप्त हुआ है? नेपाल में लुम्बिनी है, वहाँ से रुम्मनदेही अभिलेख मतलब प्राप्त हुआ है, जो कि अशोक का है। इस अभिलेख में अशोक ने क्या घोषणा की है? तो इसमें घोषणा ये की है कि लुम्बिनी में जो उपज है उसका 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। इस रुम्मनदेही के अभिलेख में क्या प्राप्त हुआ है? अशोक ने घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। क्लियर? उसके बाद बात करें सिक्के और मुहरें। उस सिक्कों से जो उस समय के शासक थे उनका नाम, उनके समय का पता चलता है। ऐसे एक देखा जाए तो गुप्त शासक का नाम आता है जिनका नाम है कुमारगुप्त। तो इन कुमारगुप्त प्रथम हैं। तो इन्होंने जो सिक्के चलाए थे, कुमारगुप्त प्रथम ने जो सिक्के चलाए, उन पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है। क्या करते दिखाया गया? घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है। तो जिससे हमें पता चलता है कि भाई वो क्या थे? एक अच्छे घुड़सवार थे। तो इस तरह पता चला कि उनके बारे में पता चला। और मुहरों की बात करें तो हड़प्पाकालीन मुहरें जो हैं वो कहाँ से मिली हैं? मेसोपोटामिया से मिली हैं, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पा वासियों का जो व्यापार था, ट्रेड था, वो कहाँ से? मेसोपोटामिया यानी इराक से होता था। तो इन्हीं सिक्कों से क्या हुआ? सारी चीज़ें पता चली। फिर वहीं बात करें कि स्तूप जो कि इम्पोर्टेंट है, सारनाथ का स्तूप। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो सारनाथ में उत्तर प्रदेश में जो स्थित है उसका नाम है धमेख स्तूप। इसका निर्माण जो है वो मौर्य वंश के जो शासक थे अशोक ने करवाया था। सारनाथ में स्थित जो धमेख स्तूप है इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। और महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश कहाँ दिया था? यहीं सारनाथ में ही दिया था। ठीक है, तो स्तूप से ये जानकारी मिलती है। फिर आ जाते हैं, पहला पुरातात्विक स्रोत आपने देख लिया। अब आ जाते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत से क्या पता चलता है?
साहित्यिक ग्रंथ से हमें उनके लोगों के जो उस टाइम के लोग थे उनके रहन सहन, विचार, खान पान, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य ले लीजिए, धार्मिक साहित्य में वेद है, रामायण है, महाभारत है, जैन एवं बौद्ध साहित्य है। धर्मेतर साहित्य ले लीजिए, अर्थशास्त्र राजतरंगड़ी है। अर्थशास्त्र किसका है? कौटिल्य का है। राजतरंगड़ी किसका है? कल्हड़ का है। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति बताई गई है। राजतरंगड़ी जो कल्हड़ की है, इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन बताया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने दोनों बताया कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या बताया गया है, कल्हड़ की राजतरंगड़ी में क्या बताया गया है। विदेशी यात्राओं का जो वृत्तांत है, इंडिका, जैसे मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी है, जो कि यूनानी राजदूत थे, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्यकालीन साम्राज्य के बारे में बताया है। वहीं फाहियान जो चीनी यात्री थे, इन्होंने अपनी जो यात्रा विवरण लिखी है फोक्यूकी में लिखी है, जो गुप्त काल से संबंधित है। वहीं ह्वेनसांग की बात करें, चीनी यात्री थे ये भी, इनकी जो यात्रा विवरण है सीयूकी के नाम से फेमस है। इन्होंने हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन किया है। तो इस तरीके से क्या है, हमें पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों से पता चला कि उस समय के लोगों का रहन सहन और सारी चीज़ें कैसे। तो इससे आपको पता चल गया कि पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत से इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से अतीत की जो कृषि थे, पशुपालन था, कामगार था, नाप तौल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। घर परिवार, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा आदि के आधार पर सामाजिक स्थिति का वर्णन करते हैं। वहीं राजा, प्रजा, प्रशासन, सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी देते हैं। और वहीं देखें तो आचार, विचार, ज्ञान, विज्ञान, धार्मिक विश्वास, पूजा पाठ, परंपरा, इन सभी के आधार पर धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक लाइन ये भी इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा कि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। क्लियर ये। और मैंने नाम लिया था अभिलेख क्या होता है, तो अभिलेख क्या है कि जो अभिलेख क्या होता है? अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कोई कठोर सतह होती है, उसी पर उत्कीर्ण किए गए, उत्कीर्ण मतलब लिखे गए क्या होते हैं, मतलब उत्कीर्ण किए गए, उकेरे गए क्या होते हैं? लेख होते हैं। ठीक है। स्तूप क्या होता है? स्तूप का अर्थ होता है टीला। स्तूप का अर्थ क्या होता है? टीला। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है पाषाण काल। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल, तो पहले तो ये जानिए कि आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व, आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व जो है मानव विकास की प्रक्रिया आरंभ हुई। आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, मानव विकास का क्रम क्या क्या है? एक मिनट जस्ट देखिए। पहले दोनों पैरों पर खड़े होकर सीधे चलना, अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का विकास होना, जिससे वो क्या करे? महत्वपूर्ण कार्य कर सके। मस्तिष्क के आकार में देखिए क्षमता में विस्तार होता गया। लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, इन सभी का मतलब देखने ये सब हुआ। ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, अगर पूछा जाए कि मानव शास्त्री कौन कहलाते हैं, तो मानव का जो विकास है, मानव का विकास और उनमें अंतर आदि की जो जानकारी देने वाले हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मानव शास्त्री कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मानव शास्त्री कहते हैं। अब जो पाषाण काल है, एक सेकेंड, पाषाण काल हम लोग चलिए समझते हैं कि यहाँ मैं अभी दिखाऊंगी जब बताऊंगी। पाषाण काल, एक सेकेंड इसको सही कर लो। हाँ, जो पाषाण काल है, तो पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। ये तो नाम से ही क्लियर है। पाषाण का अर्थ क्या है? पत्थर। और काल का अर्थ है समय। तो पहले क्या होता था कि जो मनुष्य था वो अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए सबसे पहले पत्थर के औजारों का प्रयोग किया। तो सबसे पहले इंसानों ने, मनुष्यों ने किसका औजार किया अपनी रक्षा और भूख मिटाने के लिए? पत्थर के औजारों का प्रयोग किया। और इसीलिए इस युग को क्या कहा गया? पाषाण काल कहा गया। इसीलिए इस युग को कहा गया पाषाण काल कहा गया। और पत्थर से बने औजारों में क्या हुआ? समय समय पर चेंजेस हुए, परिवर्तन हुए, और इसी कारण पाषाण युग को भी क्या किया गया? 3 भागों में बांट दिया गया।
पाषाण युग को 3 भागों में बांट दिया गया। पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। अब बात करें पूरा पाषाण काल की तो ध्यान से सुनिएगा कि इस टाइम क्या क्या था। यहाँ पहले जो मनुष्य होता था वो खुले आसमान के नीचे, झील के किनारे, नदी के किनारे रहते थे। तो इससे उन्हें क्या होता था, शिकार करने में बहुत आसानी होती थी। वो पत्थर के औजारों से क्या करते थे, पशुओं का शिकार करते थे फेंक करके, क्योंकि शिकार से प्राप्त जो मांस होता था वही उनका मुख्य भोजन था। बाकी तो उन्हें कोई कुछ पता नहीं था। कंदमूल, फल उनके भोजन थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मानव ने गुफा में रहना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें भाई घर बनाना तो आता नहीं था उस टाइम तक। और ध्यान रखिएगा इस कि पूरा पाषाण काल में जो अब फैक्ट बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है कि इसी समय इन्हें आग की जानकारी प्राप्त हुई थी, क्योंकि पत्थर से पत्थर जब टकराता था तो चिंगारी निकलती थी, आग निकलती थी। तो इसी समय अगर पूछ ले कि आग की जानकारी कब से हो गई थी मनुष्य को, तो कब से हो गई थी, पूरा पाषाण काल से ही हो गई थी। और इसी टाइम क्या हुआ था, इन्होंने मृतकों को, जो मरे हुए लोग होते थे, उनको कब्र में दफनाना शुरू कर दिया था। अब अलग अलग बता रही हूँ। पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था कि आग की जानकारी हो गई थी और कब्र में दफनाना शुरू हो गया था। और इन्होंने जब पूरा पाषाण काल का आखिरी दौर आया तो उन्होंने क्या किया, चित्र बनाना भी शुरू कर दिया था। चित्र बनाना भी सीख लिए थे, क्योंकि जहाँ वो गुफा में रहते थे तो वहाँ पर उनके द्वारा बनाए गए चित्र मिले हैं। और इन चित्रों में इन्होंने किसका बनाया था, उस समय शिकार करते तो शिकार का ही बनाएंगे। फिर इसी समय इन्होंने क्या किया था, मानव ने क्या किया था, हड्डी के औजार भी बनाना प्रारंभ किया। तो ध्यान रखिएगा, हड्डी के औजार बनाना कब से स्टार्ट कर दिया था, पूरा पाषाण काल में। और इस पूरा पाषाण काल में मानव झुंड बनाकर ही शिकार करते थे। इनमें ये चीज़ विकसित हो चुका था कि एक दूसरे का सहयोग अगर नहीं करेंगे तो हम लोग साथ नहीं चल पाएंगे। वो समझ चुका था कि हम तभी जीवित रह सकते हैं जब दूसरों के साथ मिलकर चलेंगे। तो एक सहयोग की भावना जो हुई थी वो इसी काल में क्या हो गई थी, विकसित हो गई थी। और ये चीज़ कहाँ से पता चलता है कि समूह में वो लोग रहते थे, ये चीज़ पता चलता है मिर्ज़ापुर ज़िले में कुछ गुफा मिली हैं। मिर्ज़ापुर कहाँ, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में कुछ गुफाओं से पता चला है कि मानव कैसे रहते थे, मानव समूह में रहते थे। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब क्या था, इस समय में पूरा पाषाण काल में जो मानव की अवस्था थी वो कैसी अवस्था थी, आखेटक अवस्था थी। आखेटक मतलब शिकार करना। तो इस समय जो पूरा पाषाण काल की मानव की अवस्था थी वो कैसी थी, आखेटक अवस्था थी। और इस टाइम के जो औजार होते थे, ठीक है, वो आकृति में सुडौल नहीं थे, मतलब वो बेडौल थे, बहुत ही गंदी आकृति के थे। जैसे ऐसे करके था, ठीक है, ऐसे करके था, मतलब कुछ भी ऐसे करके बना दिए जाते थे, तो मतलब बेडौल थे, सुडौल नहीं थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मेन आपका ध्यान रखना है कि पूरा पाषाण काल में आग की खोज की महान उपलब्धि थी और मनुष्य समूह में रहता था। मिर्ज़ापुर जिले से पता चला है, ये वहाँ की गुफाओं से पता चला है। अब नेक्स्ट जो है वो है मध्य पाषाण काल। सेकेंड जो है मध्य पाषाण काल। इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि इस टाइम के जो औजार थे वो पूरा पाषाण काल की अपेक्षा क्या थे, आकार में छोटे हो गए। पूरा पाषाण की तुलना में इस समय के जो औजार थे वो आकार में क्या हो गए, छोटे हो गए। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हो गई, और जब गर्म हुई तो जहाँ जहाँ बर्फ जमी थी वो पिघल गई। और क्या हुआ, जो उर्वरक शक्ति थी पृथ्वी की जो उर्वरक शक्ति थी उसका विकास हुआ। घास और वनस्पतियाँ आईं, मतलब विकसित हुई। फिर घास को खाने वाले छोटे छोटे जानवर जैसे हिरन, खरगोश, भेड़, बकरी, ये सब पैदा हुए। और मानव जो अपनी
मतलब उगी हुई घास थी उसको एकत्र करने लगा, और उसी घासों में कई अनाजों की कई पूर्वज भी थी। तो इसका प्रयोग मानव ने क्या किया, अपने भोजन में किया। तो पहली जो अवस्था थी, पूरा पाषाण काल की अवस्था क्या थी, आखेटक अवस्था थी, लेकिन मध्य पाषाण काल की अवस्था अब कैसी हो गई, संग्राहक हो गई, क्योंकि अब वो क्या करने लगा, भोजन इकट्ठा करने लगा। ठीक है। और इसी टाइम मनुष्य ने क्या किया, कुत्ते को पालतू पशु बनाया, यानी मानव का प्रथम पालतू पशु कौन था, कुत्ता था। तो ये कुत्ता जो पालतू बनाया गया किस काल का है, मध्य पाषाण काल का है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इस टाइम के जो औजार हैं वो मैं आपको दिखा दूं, जस्ट सेकेंड। ये देखिए, ये था पूरा पाषाण कालीन पत्थर के औजार। ठीक है, इसी तरह मैंने आपको बना के लगभग दिखाया है। और ये देखिए मध्य पाषाण के औजार, ये पूरा पाषाण काल की तुलना में छोटे और थोड़ा अच्छे बनने लगे थे। ये देखिए इस तरीके के हैं, ये मध्य पाषाण कालीन औजार हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे नवपाषाण काल की। क्या पढ़ेंगे हम लोग, नवपाषाण काल। तो अब नवपाषाण में क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि इस समय मानव ने क्या कर दिया, खेती करना आरंभ कर दिया। नवपाषाण काल में मनुष्य ने खेती करना आरंभ कर दिया, यानी जब उसने खेती प्रारंभ किया तभी से नवपाषाण काल क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। और यह मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन था, खेती उसकी। खेती के कारण अब वो संग्राहक से कैसे क्या बन गया, उत्पादक बन गया। यानी पूरा पाषाण काल आखेटक अवस्था, मध्य पाषाण काल संग्राहक अवस्था, और नवपाषाण काल क्या हो गया उसकी, ये उत्पादक बन गया। ठीक है। अब क्या हुआ कि इस समय जो इसके औजार थे वो बहुत ही सुडौल बनाए जाने लगे, बहुत ही कुशलता के साथ बनाए गए, घिस कर चमकदार बनाए गए। हत्तेदार, कुल्हाड़ी और हसिया इस समय जो बनाए गए, ये हसिया इंपॉर्टेंट है कि हसिया वसिया कब आया, हसिया हो गया, कुल्हाड़ी हो गया। तो ये सब जब अच्छे से आकृति दे करके बनाएंगे तो वो नवपाषाण काल में, क्योंकि भाई खेती होती होने लगी तो खेती के लिए हसिया वसिया यूज़ होने लगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, ये नवपाषाण काल की देन है। और खेती के साथ पशुपालन भी शुरू हो गया, पशुपालन भी अच्छा खासा शुरू हो गया। ठीक है। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे अब जब खेती हो गया, भाई जहाँ खेती करेंगे वहाँ रहेंगे भी, तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ है। तो मानो अब क्या किया, अपने खेतों के पास ही मिट्टी के घास फूस के क्या करने लगे, घर बनाने लगे। मतलब ये धीरे धीरे बस्तियाँ, ये जो धीरे धीरे बस्तियाँ थे वो गाँव बन गए। ठीक है। मिट्टी के बर्तन बनाना भी जान गए, और बर्तनों में नक्काशी, चित्रकारी में रंग का प्रयोग करने लगे। और एक इम्पॉर्टेंट देन है इस काल की, कि पहिए का आविष्कार किया इन्होंने। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ, और इस पहिए का प्रयोग इन्होंने क्या किया, चाक के रूप में मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, सामान ढोने के लिए गाड़ी के पहिए के रूप में प्रयोग किया। ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ और इसमें नवपाषाण काल में आती है कि शव को दफनाने के ढंग से पता चला है कि ये धार्मिक विश्वास, इनका धार्मिक विश्वास भी था। ये क्या करते थे, जो डेड बॉडीज़ होती थी, मृत व्यक्ति होते थे, उन्हीं के साथ खाने पीने की चीज़, बर्तन, हथियार आदि भी दफनाए जाते थे। इन लोगों का ये विश्वास था, ये मान्यता थी इन लोगों की कि मरने के बाद भी व्यक्ति क्या करेगा, इसका प्रयोग करेगा। ठीक है। अब नवपाषाण काल के बाद क्या आता है, धातु काल। क्या आता है, धातु काल। तो नवपाषाण युग का अंत होते होते पत्थर के साथ साथ क्या होने लगा, धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। और धातुओं में सबसे पहले किस चीज़ का यूज हुआ, तांबे का प्रयोग हुआ। किस चीज़ का प्रयोग हुआ, तांबे का प्रयोग हुआ, जिस कारण इसको क्या कहा गया, ताम्रपाषाण काल कहा गया, ताम्रपाषाण युग कहा गया। इसको हम और डीप पढ़ेंगे, लेकिन अभी 6th की एनसीईआरटी बस जितना बताएगी उतना ही हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तांबे का प्रयोग हुआ, इसी कारण इसको ताम्रपाषाण युग कहा गया। और इसमें क्या किया जाता था, हाई टेम्परेचर पर तांबे को पिघलाया जाता था, फिर सांचे की हेल्प से धातु द्रव को अनेक रूप दे करके भी इन्होंने सीख लिया था। फिर क्या हुआ, मानव ने क्या किया, धीरे धीरे जा करके तांबे और टिन को मिला करके कांसा बनाना सीख लिया, तांबा और टिन मिला करके कांसा बनाना सीख लिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये इसकी प्रगति होती गई, धीरे धीरे प्रगति होती गई। तो आपके कुछ क्वेश्चन ये है
कि आपका क्वेश्चन ये है। अब वीडियो यहीं एंड करेंगे, इतना 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया और नेक्स्ट कल की वीडियो में 2 चैप्टर फिर क्लियर करेंगे, 2 या 3 जैसा भी होगा, छोटा बड़ा उस हिसाब से क्लियर करेंगे। तो आपका क्वेश्चन ये है कि आगे की खोज किस युग में हुई, आगे की खोज किस युग में हुई, कमेंट बॉक्स में बताना है। और पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। तीसरा है खेती कब शुरू हुई, ठीक है। तो ये आपको, और कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है, ये किस काल में पता चला कि कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु बनाया गया। और हत्थेदार कुल्हाड़ी और हंसिया ये किस काल की महत्वपूर्ण औजार थे। तो ये सब आपको बताना है क्वेश्चन। ये 5 से 6 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड फॉलो जरूर करिएगा, जो नए हो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।